हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले चूंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, इसको शॉर्टकट में ईबीपी कह देते हैं और इसके स्टडी को, इसके एनालिसिस को हम लोग इबिलोस्कोपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्टार लगा दिया है मैंने इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, खास करके जेई या फिर बोर्ड या फिर एडवांस वाट एवर नीट, कुछ भी, उन सब में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन की धमक होती है बच्चों। एकदम काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम आपस में ब्रदर हैं एकदम। ठीक है, दोनों से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है और दोनों एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों से। तो सबसे पहले शुरू करें टॉपिक के बारे में। तो चूंकि अगर इस टॉपिक को देखें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें एक टर्म दिख रहा होगा सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट और एक एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया, जो हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करें। तो मैंने कहा भी था तुम लोगों को कि जब मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सीखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैपिटल टी और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी फॉर बॉइलिंग, टी फॉर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कुछ लोग जो बेसिकली होता है, जो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं उनको पता होता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यह वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आने के बाद कोई लिक्विड जो है वो वेपराइज होने लगता है या फिर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है। तो आई थिंक दैट डेफिनेशन इज़ नॉट वर्थफुल। इस स्टेज पे आकर वो सब डेफिनेशन अब काम का नहीं है, क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और आपके इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो पहले डेफिनेशन लिखें, कह सकते हैं क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर at which vapor pressure of a vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द वर्थफुल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जो आपके काम का है ना। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लें। एक बात और, बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जो मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात कह रखा था। तो एक बात याद रखेंगे, नोट करके मैं लिख दूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, इसे ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में जो बना रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में ले लूं, तो ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब मान लो मुझे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए जिस लिक्विड को मैंने लिया है उसका मान लो कि उसका वेपर प्रेशर अभी गिवन टेम्परेचर पे इतना है। ठीक है, उस ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, लिक्विड है तो प्योर फॉर्म में हम लोग उसको पी नॉट कह सकते हैं। तुम लोग को पढ़ाया था आरएलवीपी में, पी नॉट, पीएस। और यह जो प्रेशर है दिस इज, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो भी अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मान लें, ये जो एक्सिस है मैं बना रहा हूँ इस तरह से, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। जनरली इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें इसको वेपर प्रेशर को atm में लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, और अगर यहाँ पे mm ऑफ Hg में लिखूँगा तो 760, अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ Hg में लिखूँगा तो 76, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब मैंने किसी लिक्विड को लिया तो गिवन टेम्परेचर पे उसका प्रेशर मैंने, वेपर प्रेशर मैंने P नॉट देखा, लेकिन मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन में कहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर। यह एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बातें हो गई। तो यानी कि मुझे उस टेम्परेचर को मुझे प्राप्त करना है जिस टेम्परेचर पे यह लिक्विड अपना वेपर प्रेशर P नॉट से बढ़ाकर 1 atm शो करने लगे, जो जनरली एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm होता है। अब इसका मतलब 1 atm से तो ये कम है, तो मुझे इसको बढ़ा के 1 atm ले जाना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब क्या करें, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस लिक्विड का वेपर बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को मैंने प्रोवाइड किया, इस टेम्परेचर को जैसे मैंने इस टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इस टेम्परेचर पे ध्यान दो। इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि जिस लिक्विड को तुमने लिया था उस लिक्विड का अब जो वेपर प्रेशर हो रहा है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। यानी कि जो ये आपका प्योर लिक्विड था बच्चों, प्योर लिक्विड जो था, उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 1 atm के बराबर हो गया। कब, इस टेम्परेचर पे। जिस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो चूंकि ये मैंने प्योर लिक्विड लिया है तो प्योर के लिए TB नॉट में ही लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, ये तो ग्राफ, पहली ग्राफ थी। तो यहाँ पे सीखा कि क्या सीखा तुम लोगों ने कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है तो मुझे बस ये देखना है कि किस टेम्परेचर पे जाकर वह लिक्विड अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देता है। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। तो जब तक कुछ नहीं कह रहा है कि भाई कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब तक आपको 1 atm ले सकते हैं आप। यू आर फ्री टू टेक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका एक दूसरा ग्राफ दूं तो शायद तुमको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। दूसरी ग्राफ, इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, अलग अलग एटमॉस्फेयर में क्या। तो अगर मैं कहूं कि क्या अलग अलग एटमॉस्फेयर में किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। जैसे वाटर है तो वाटर को हम लोग अगर अर्थ पे, मतलब अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग उसको बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 ही होना है या कि 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। तो मैंने जैसा कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ जाएगी, या घट जाएगा तो भी चेंजिंग आएगा। अब चेंज कैसा होगा, बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा और घटने से क्या फर्क पड़ेगा, देखें जरा। फिर से एक एक्सिस बनाया, यहाँ पे मैंने फिर से लिया है वेपर प्रेशर और ATM में ही लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और ये जो इस बार मैंने लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अपना एटमॉस्फेयर है ग्राउंड लेवल पे, अर्थ का जो है अपना एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर ये रेफरेंस है, इसको हम 1 atm मान सकते हैं बस, या 760 mm ऑफ Hg मान सकते हैं। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर लें जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से कम है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं एक लाइन यहाँ लेता हूँ। ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये मान लेते हैं उस जोन का है जहाँ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm से कम है। तो तुम जब हिल पे जाते हो, तो मैंने पढ़ाया था हिल रीजन में
क्या होता है, जब तुम हाई क्लाइंब करते हो तो वहाँ का प्रेशर घट जाता है। तो मैं मान लो यहाँ पे हिल एरिया में हूँ, हिल एरिया, ठीक है, और अब मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से भी ज़्यादा है, जो हमारे लेवल पे ज़्यादा है। तो एक आर्टिफिशियल बात मैं कर रहा हूँ कि ये मान लो हम बात कर रहे हैं कुकर की, तो कुकर के अंदर का जो प्रेशर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है। तो ये है कुकर, जो घर में कुकर होता है, ठीक है। तो मैं 3 जोन मैंने लिया, 3 अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर। अब मैं किसी एक लिक्विड को लिया जिसका वेपर प्रेशर अभी P0 है, और गिवन टेम्परेचर के हिसाब से उस पर काम करेंगे। अब मैं क्या करूं, इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ाऊं मतलब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीमेंट जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ते 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 इस तरह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, पॉइंट यहाँ पे एक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाए, एक पॉइंट यहाँ दिया जाए, ये पॉइंट यहाँ दिया जाए। तो कहा गया कि देखो यहाँ पे जरा कि अगर हिल रीजन पे रहें हम, हिल रीजन पे, तो हिल एरिया पे अगर हम रहें तो वहाँ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। इसीलिए गिवन लिक्विड को उस प्रेशर को अटेंड करना, प्राप्त करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो कम ही लगता है, ठीक है। यानी कि कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कम बॉइलिंग पॉइंट में ही उस प्रेशर को वह लिक्विड प्राप्त कर लेगा। तो होना ही भाई, जब रिक्वायरमेंट ही कम है तो कम टेम्परेचर पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। अब मैंने रिक्वायरमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा, रिक्वायरमेंट को और बढ़ा दिया तो टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ गया। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियस है कि हिल रीजन में 100 से कम टेम्परेचर पर ही वाटर बॉयल करने लगेगा, और कुकर में वह वाटर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर लेने के बाद बॉयल करेगा। याद रखेंगे इस बात को। यानी कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन हिल रीजन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन द रीजन वेयर वी लिव, और ये इन कुकर के बात कर ले, TBC। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर देखें, हियर तो हम लोग क्या देख रहे हैं, TBH इज लेस देन TB0 इज लेस देन TBC, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेयर को देखें, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऑर्डर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो मैं देखा हिल पे सबसे कम प्रेशर है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर पे जहाँ हम लोग रहते हैं एटमॉस्फेयर पे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर कुकर में है, इस तीनों में। तो मैं देख रहा हूँ जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता हूँ मैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये तो होना ही था, जितनी ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट मुझे होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर मुझे इस लिक्विड का बनाना पड़ेगा, यानी कि उस लिक्विड को उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोगों को, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये चीज़, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, अभी तो समझ में आ गया, फिर बाद में कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं भाई, जितना जितना अब मान लो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसका प्रेशर बढ़ा करके मैंने यहाँ पे कर दिया तो उसको तो कम टेम्परेचर पे ये फुलफिल कर लेगा। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, देखो यहाँ से घट के यहाँ आ जाएगा। लेकिन जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा शो करने लगेगा। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा
उस एटमॉस्फेयर में गिवन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बताता हूँ तुम लोगों को फिर से। तो मैं जो तीसरा ग्राफ बना रहा हूँ फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। तो ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है और इसको मान लो एटीएम में ही लेते हैं, और ये टेम्परेचर एक्सिस है इस बार, और ये रहा अपना एटमॉस्फेयर जिसको मैं जनरली 1 एटीएम बोलता हूँ। जब तक कुछ क्वेश्चन ना दिया रहे आप 1 एटीएम फ्री हैं लेने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 लिक्विड लेता हूँ, एक लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम, एक लिक्विड जिसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, और एक लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है ऑन द सेम टेम्परेचर। तो किसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड 1 है, या लिक्विड 2 है, लिक्विड 3 है। तो अगर देखें इसका वेपर प्रेशर को P01 कह दो, इसको वेपर प्रेशर को P02 कह दो, और इसके वेपर प्रेशर को P03 कर दो। अगर इस लिक्विड का मुझे अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। बढ़ाते 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 ये यहाँ पहुँचेगा। तो जैसे ही इस लिक्विड का वेपर प्रेशर P01 से बढ़कर 1 एटीएम हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे 1 एटीएम हो जाएगा बच्चों, वह टेम्परेचर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी कि TB नॉट 1। उसी तरह से इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो ये जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था वो देखो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल कर गया, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर लिया अपने आप को। तो दिस इज TB02, और इसको देखो ये और कम पे हो जाएंगे, दिस इज TB03। तो एक तरह से यहाँ से हम देख रहे हैं हम लोग क्या बच्चों, कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है ना। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे कम है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे कम है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा दम है ना। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक बात कह सकते हैं, हायर द वेपर प्रेशर लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ से ये साबित हो गया। तो वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो पीछे बातें थी, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। तो मुझे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंपेयर करना है। तो चौथी ग्राफ देखते हैं, फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखें उसी तरह से ये रहा अपना वेपर प्रेशर का एक्सिस, और ये यूनिट ले लो एटीएम में, वॉट एवर एनीथिंग, और ये रहा अपना टेम्परेचर का एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो और ये रहा अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका मान मैंने 1 एटीएम ले रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अपना एटमॉस्फेयर है। अब मुझे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। तो पहले ये सोचो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सॉल्यूशन किसका है। तो याद करो मैंने कहा था कि हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वह सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का पढ़ते हैं। तो अपना जो सोल्यूशन है वो कैसा है, वो गारंटीड है कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है। तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब इस तरह से देखें तो सॉल्यूशन को बॉयल करने में देखो यहाँ चला जाएगा, और सॉल्वेंट को बॉयल करोगे तो यहाँ चला जाएगा। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज TB0, and this is the boiling point of
दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टी बी। ये हो गया सॉल्यूशन का, है ना। तो देखो यहाँ पे ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। ये बात हुई और होना भी था, क्योंकि सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट के जो एस्केपिंग टेंडेंसी होते हैं उसको कौन कम कर देता है, सॉल्यूट पार्ट के, जो आपके सॉलिड सॉल्यूट पार्ट के। से तो वेपर प्रेशर तो कम होना ही था। अब वेपर प्रेशर कम होना था, ज़रूरतें ज़्यादा थी, तो ज़्यादा टेम्परेचर तो उसको लगना ही था। ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि जैसे सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट डाला, सॉलिड सॉल्यूट डाला, तो एक इंक्रीमेंट हुआ किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो जितना से बढ़ गया ना, जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक डेल्टा टीबी आ रहा है, इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया किसी सॉल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो अगर हम लोग को अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताएं क्या होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे लिख सकता हूं। तो बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे भाई आ चुके हैं। जो अपना पढ़ना था, सिलेबस था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। दिस इज डेल्टा टीबी, है ना। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो कहते हैं व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो 13th के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, जिनको बोर्ड देना है वो लिखें, डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, देन इट्स vapor pressure decreases and boiling point increases। ठीक है। and this increase in boiling point, increase in boiling point, increase in boiling point is called as elevation of boiling point, elevation of boiling point। ठीक है बच्चों। तो कहते हैं जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोग डालते हैं, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है घट जाता है, जिसके कारण कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जितना से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि डेल्टा टीबी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कितना होगा, तो डेल्टा टीबी इज द इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ेगा, तो बड़ा माइनस छोटा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। What is TB? TB is the boiling point of the solution, and what is TB naught? It is the boiling point of the solvent। लिख ले भाई, लिख ले। ठीक है। तो TB क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट क्या हो गया भाई, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों। चलो भाई, आप समझ में आ चुका है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रॉल्स लॉ। फिर से आ गए भाई, रॉल्स साहब फिर से आ गए। ठीक है। तो रॉल्स लॉ देख ले क्या कहते हैं। तो रॉल्स लॉ एक बार यहाँ आ चुके हैं, एक बार और आने वाले हैं भाई। ठीक है, डीएफपी में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में।
तो सबसे पहले रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी कर ले। अब आ गया रॉल्स लॉ ऑफ, देखो भाई आम वाला भी आ गया है। आज वीडियो बनाने में लेट हो गया। जब जब वीडियो बनाने में लेट हो जाता है तो आम वाले, हॉकर्स, आलू वाले, प्याज वाले सब आ जाते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में प्याज वाले आ गए थे, आलू वाले। चलो भाई ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वैसे सॉल्यूट को ही लेना है जो वाटर में जाके टूटे नहीं, आयंस नहीं बनाए, ठीक है, जो आयंस नहीं बना दे, क्योंकि आयंस अगर बना देगा तो डिसोसिएशन हो गया ना उसका तो वो चीज़ें नहीं लेनी है, यानी कि सिंपल सॉल्यूट लेना है, जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब लेना है, ठीक है। चल ले भाई, जैसे NaCl आप नहीं ले सकते हैं ना, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, वो आप नहीं ले सकते। वो सब जब आएगा, वो सब जब लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि किसी भी तरह के सॉल्यूट पे कैसे काम किया जाता है। तो देखें क्या कहते हैं एलिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ, क्या कहता है, कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is directly proportional to the molality of the solution, ठीक है। that is del TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये है अपना रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी, ये है रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी, जहाँ पे कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वह मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल को हटा दे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा बच्चों, लिख दें डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये रहा अपना फाइनल एक्सप्रेशन किसका, रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी का। यहाँ पे के बी क्या है, कांस्टेंट है जिसका नाम याद रखें बच्चों, मैं लिख देता हूँ। के बी क्या है, के बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट नाम है इसका, या फिर इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों, या फिर इसको हम लोग इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इब्यूलोस्कोपिक क्या था बच्चों, स्टडी ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो उसी के नाम पे कांस्टेंट का नाम भी है। इसको ना हम लोग कह सकते हैं इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, डेल टी वी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इसको अलग अलग फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि डेल टी वी को हम लोग चाहें तो अलग अलग एक्सप्रेशन देख लें तो देख सकते हैं इसको, इसका डिफरेंट फॉर्मूला देख लें, डिफरेंट फॉर्म्स किसका, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है डेल टी वी और के बी इंटू एम, एम को ब्रेकआउट कर लो पहला, तो लिख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, मोलैलिटी का फॉर्मूला तुमको पता हो, ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम। व्हाट इज ए, लिखना चाहो लिख लो भाई। ए क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये हो गया, ये आपको काम आएगा, ये भी काम आने वाला है। दूसरा आप ये काम कर लो, तो चूंकि देखो यहाँ पे डेल्टी का के बी इंटू एम है, और कभी कोई क्वेश्चन क्या होता है ना कि आर एल वी पी को और ई बी पी को मिला देता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पे मोलालिटी है, वहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन है। तो एक काम कर लें, तो मोलालिटी की जगह पे अगर कभी भी आपको आर एल वी पी या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला को दिमाग में रखिए भाई, तो वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा। तो के बी इंटू, तो मोलालिटी को हम लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
into 1000 by 1 minus mole fraction of solute, that is mole fraction of solvent, into molecular weight of solvent. इसमें याद रखना भाई, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, एक तो ये याद रखियो, ठीक है। अब अगर मान लो RLVP तुमको दे दिया, तो अब डायरेक्ट जहाँ पे एक्स सोल्यूट वहाँ पे RLVP भी लिख सकते हो ना इसको, इस तरह से। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ब्रीज कर रहा हूँ EBP और RLVP को, तो डेल टी बी बराबर KB इंटू RLVP इंटू 1000 बाय 1 माइनस RLVP इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा हो गया। अगर RLVP दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो RLVP और डेल टीबी के बीच का रिलेशन हो गया, मोल फ्रैक्शन और डेल टीबी के बीच का रिलेशन हो गया, मोलालिटी और मोल EBP के बीच का रिलेशन हो गया, और वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट के बीच का रिलेशन डेल टीबी के साथ हो गया। अब एक बार और, वेपर प्रेशर से भी जोड़ सकता है डेल टीबी को भाई, तो उसको भी देख लो। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू KB, और मोलालिटी को तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर के टर्म में, भूलना नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। P0 माइनस PS बाय PS इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रही बात, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आई थिंक दिस इज इनफ, इतना आपको आता है तो मतलब कहीं भी दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं है। इतना फॉर्मूला को दिमाग में रखिए और थोड़ा सा एप्लीकेशन करके रखिए, 2-3 बार कॉपी पे खुद से लिखिए, तो आई थिंक एकदम स्मूथ हो जाएगा सब कुछ। अब चल ले भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है KB क्या है, KB का डेफिनेशन भी पूछा जाता है ना। चलो KB के बारे में कुछ बात करते हैं कुछ। चलो भाई KB भाई साहब आ जाओ, आपके बारे में भी कुछ बात कर लें। तो सबसे पहले तुम, पहली बात हमको पता है चूँकि डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। अब अगर M को मैं 1 ले लूँ, व्हेन, ये तो अपने को पता है ना रॉल्स लॉ PVP से, तो व्हेन M इज इक्वल टू 1 ले लें, तो डेल TB क्या हो जाएगा, तो डेल TB इज इक्वल टू KB हो जाएगा ना। तो KB को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज KB ना, तो KB इज डेल TB व्हेन M इज 1, सिंपल है ना। तो क्या कह सकते हैं, तुमको बोलेगा KB को डिफाइन कर लो भाई, तो क्या लिख सकते हैं, कहते हैं KB क्या है, KB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे दिख तो रहा है, KB क्या है, डेल TB है, डेल TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो KB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, KB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कब, जब मोलालिटी 1 हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन। मोलल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मोलल सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 हो, तो मोलल सॉल्यूशन के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उसी को KB कह देते हैं हम लोग, सिंपल। या फिर इसको एक तरह से और कह सकते हैं कि जब एक मोल सोल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डालते हैं, तो जो चेंज आता है बॉइलिंग पॉइंट में, जो इंक्रीमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को बॉइलिंग पॉइंट का, उसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग KB कह देते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी का मतलब 1 होता है ना, तो चलो भाई अलग से बना ही देते हैं, कन्फ्यूज़न आ गया तो दिक्कत है। डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, और M की जगह पे मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये ग्राम में लेना है, ये रहा मोल। तो अगर हम मोल 1 ले लें और सॉल्वेंट को हम लोग 1000 ग्राम ले लें, देख लो, तो कह देंगे व्हेन N इज इक्वल्स टू 1 मोल, और W सॉल्वेंट जो ले लें वो 1000 ग्राम ले लें, तो क्या हो जाएगा, सब मिलके 1 हो जानी है। देन डेल TB इज इक्वल टू KB हो जानी है ना बच्चों। तो कहते हैं व्हेन N इज 1 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम, देन KB इज डेल TB, ओके। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, देन द इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड KB,
यानी कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, या फिर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या अपनी लैंग्वेज में, Kb इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चों, बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट या फिर 1 kg सॉल्वेंट वाट एवर। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन केबी, है ना, तो जब केबी डिफाइन करने वाली बात आ जाए तो इसको याद रखियो, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो डेल टीबी क्या है और केबी क्या है, तो केबी और डेल टीबी एक ही चीज़ है, बस केबी डिफाइन है किसके लिए, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए। मोलर सोल्यूशन कहो या फिर 1 मोलर सोल्यूशन कहो, एक ही चीज़ है। मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है मोलालिटी जिसका 1 हो, है ना, 1 m सोल्यूशन को 1 मोलर सोल्यूशन को या फिर मोलर सोल्यूशन को, एक ही चीज़ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नोट्स के बारे में बच्चों। नोट्स देखते हैं, नोट्स के बारे में। पहला नोट, जो डेल टीबी निकालने का जो मेथड होता है, जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है, उसको हम लोग लैंड्सबर्गर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू डिटरमाइन डेल टीबी is Landsberger मेथड। तो दो टर्म तुम लोगों को सिखा चुका हूं बच्चों, एक इबुलियोस्कोपी और एक आ गया लैंड्सबर्गर मेथड। इबुलियोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू डिटरमाइन डेल टीबी, रिमेंबर इट, ठीक है। अब डेल टीबी को मेजर करने के लिए मैं एक स्पेशल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बेकमैन्स थर्मामीटर कहते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं। डेल टीबी इज measured by a special thermometer known as Beckmann's thermometer, थर्मोमीटर, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये सब बातें याद रखनी है, ये तो याद रखनी पड़ेगी, ये तो दिमाग का कोई चीज़ ही नहीं है, बस दिमाग में आपको इसको याद कर रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ केबी के बारे में ना। एक चीज़ और पढ़ा ही देता हूँ, यूनिट ऑफ केबी देख लो। यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा, तो तुम लोग को पता है ना कि डेल टीबी क्या होता है, तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। तो केबी क्या हो जाएगा, तो केबी हो जाएगा डेल टीबी बाय एम। और डेल टीबी की यूनिट क्या होती है, डेल टीबी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस या फिर कैल्विन। तो जनरली हम लोग कैल्विन ही लेते हैं ना, तो कैल्विन ले लो, डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो कैल्विन ही हो जाएगा। और मोलालिटी का यूनिट क्या होती है, तो मोलालिटी का यूनिट आप लोग बहुत सारा ले सकते, सिर्फ मोलल भी लिख सकते हो आप, मोलल भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हो, कैल्विन बाय आप लिख सकते हो, केजी पर मोल भी कह सकते हो, केजी पर मोल भी कह सकते हो, सॉरी केजी पर मोल ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इस तरह से दें, कैल्विन मोलल, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी यूनिट हो गया, कैल्विन मोलल पर मोल, या कैल्विन पर मोलल, या फिर कैल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो ये भी यूनिट हो गया किसका, यूनिट ऑफ केबी हो गए। तो डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली लोग कैल्विन में लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस केजी क्योंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस कैल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब डिग्री सेल्सियस भी लोग, कोई इशूज़ नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल,
कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, सब चलेगा। अब एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, चौथी बात, कि केबी जो है ना वो किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो याद रखियो, केबी जो है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस बात को एकदम सेट कर लेना दिमाग में। केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशन होने के बाद भी अगर वाटर लिए हो तो वाटर के केबी का वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे उतना ही रखोगे तुम। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो किसी सॉल्वेंट के लिए? एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, एंड कैन बी कैलकुलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कैन बी कैलकुलेटेड, एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, एक्सप्रेशन देता हूँ मैं। तो एक तो दो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, एक तो आपको जो मैंने रॉल्स लॉ पढ़ा, सॉरी रॉल्स लॉ ऑफ ईवी पढ़ा है, उसे निकाल लो आप। तो फर्स्ट वे क्या है? पहला वे तो सार्वजनिक हो चुका है, क्या हो चुका है? के बी इज इक्वल टू डेल टी बी बाय एम। एक तो ये हो गया जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, और एक और तरीका है, सेकंड तरीका, फिजिकल मेथड। ये केमिकल मेथड हो गया, अब फिजिकल मेथड भी है। के बी इज इक्वल टू होता है आर टी स्क्वायर बाय 1000 LV। चलो भाई, ये फॉर्मूला है। अब देख लो भाई, ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने आना चाहिए, है ना। क्योंकि इस फॉर्मूला को आप याद कर लोगे फिर भी हो सकता है आपके आंसर ना आए या गलत आ जाए, है ना। तो इस फॉर्मूला को यूज करना सीखो। सबसे पहली बात, ये जो टी क्या है वो क्या है? तो टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, रिमेंबर इट। ये कोई जनरल टेम्परेचर नहीं है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो वेयर लिख रहा हूँ सारी बात मैं, कि भी तो तुमको पता ही है ना टी क्या है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पहली बात हो गई। आर क्या हो गया? आर तो मोलर गैस कांस्टेंट है, पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को कई बार, मोलर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी कई बार डिस्कस हो चुकी है। इसका जैसे मान लो अगर कैलोरी में ले तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, कोई वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एलवी के बारे में, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, याद रखना इस बात को। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, याद रखना। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब इस फॉर्मूला का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, के भी निकालना है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होना चाहिए? तो वो होगा, अगर इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम में होगी, कैलोरी पर ग्राम, पर मोल नहीं लिख रहा हूं बच्चों, पर ग्राम लिख रहा हूं, तब आपको आर की वैल्यू 2 रखनी है। अगर वैल्यू आपकी जूल पर ग्राम हुई, जूल पर ग्राम, तब आपको वैल्यू ये रखनी है। और वैल्यू अगर आपको लीटर एटमॉस्फेयर पर ग्राम रहा, तब आपको ये वैल्यू रखनी है आर की जगह पे। यानी कि जो गलतियां होती वो कहाँ होती हैं? आर की वैल्यू में। आर की वैल्यू बच्चे कुछ भी रख देते हैं और ये देखते नहीं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर इसके जगह कहीं कहीं तुमको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी लिखा रहता है, ये इसको लिख लोगे भाई। इसको कहीं कहीं पे डेल एच वेपराइजेशन भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो डेल एच वेपराइजेशन दिया हो या एल भी दिया हो, एक ही चीज़ है। तो पहली बात ये देखना ये फॉर्मूला लगाते समय कि भाई जो तेरा यहाँ पे वैल्यू है ना आर का, वो किस पे डिपेंड करेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे तो डिपेंड करेगा ही, वो कैलोरी जूल लीटर एटमॉस्फेयर क्या है उसके हिसाब से ये रखी जाएगी ये वैल्यू। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये वैल्यू होनी चाहिए पर ग्राम में होना चाहिए,
ये याद रखना। तुम बोलोगे सर अगर पर ग्राम में नहीं रहा तो पर ग्राम में नहीं रहा तो पर मोल में होगा, और पर मोल रहा तो कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो देख लो, और एक बात यहाँ पे जो मैंने बता दिया वो भी लिख लियो भाई, एलवी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो है ही, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा संभल करें, लेकिन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जनरली पर मोल में रहता है, ठीक है। तो और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम में रहता है, लेकिन उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें लिख ही देता हूँ, ये पर मोल में डिफाइन होता है, ठीक है, और ये पर ग्राम में होता है, तो पर ग्राम चलेगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला को लगा लोगे। और अगर पर मोल में दे दिया ना तो कुछ नहीं करना है, पर ग्राम को पर मोल में बदलना तो आता ही होगा, या पर मोल को पर ग्राम में बदलना आता ही होगा। तो पर मोल को पर ग्राम में बदलना तो क्या करेंगे भाई बताओ, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल तो है। कहते हैं इफ एलवी इन पर मोल दे दिया क्वेश्चन में, जैसे कैलोरी पर मोल, जूल पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, कुछ इस तरह से लिख दिया, तो क्या करोगे, तब के बराबर लिख दियो mRT² एलवी, ये हो गया फॉर्मूला। कुछ नहीं, यहाँ पे एलवी क्या पर मोल में रहा होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट से मैंने डिवाइड किया तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये मॉलिक्यूलर वेट है आपका सॉल्वेंट का, है ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की हो रही है। और इसी चीज़ को आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एलवी पर मोल को हम लोग ही डेलेज वेपराइजेशन भी कह देते हैं जनरली, तो mRT²/1000 डेल एच वेपराइजेशन। लेकिन देख लो भाई, डेलेज वेपराइजेशन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पर मोल में रहे, इसलिए फॉर्मूला को रटना वटना नहीं है। सिंपली मेरी एडवाइस ये है कि भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कुछ भी दिया हो, उसके पहले ये देख लो कि ये पर ग्राम में दिया है कि पर मोल में दिया है। पर ग्राम में दिया है तो पीछे वाला फॉर्मूला लगा लो, और पर मोल में दिया है ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आर की वैल्यू रखते समय ध्यान रखो, जूल है तो 8.314, कैलोरी है तो 2, और लीटर एटमॉस्फेयर जनरली नहीं रहता है, अगर रहा तो 0.021। ओके, तो आई थिंक ये हो गया। एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। अभी जो हमने देखा था के बी देखा, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल, और ये है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय dissolving 1 mole solute in 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट डाला जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ जाएगा ना, उसे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और वहीं पे देखो पीछे मैंने कहा था 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट डाल देंगे तो उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह देंगे। तो वहां पे जो पीछे पढ़ा था वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए था, और ये 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए, बस दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, दोनों में अगर रिलेशन निकालना हो तो हम लिख सकते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर, अरे भाई, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बराबर क्या कह सकते हैं, दिस द 10 टाइम्स ऑफ केबी, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का 10 टाइम्स होता है कौन, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक छोटी सी बात थी, आगे बताओ। कभी कभी क्या होगा, तुम्हें 2-3 सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, और सबको मिला देगा तुमको एक ही सॉल्यूशन मिला देगा तुमको, या फिर एक ही सॉल्यूशन में 2-3 सॉल्यूट घुले हुए होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन ना होकर के। जनरली हम लोग का सॉल्यूशन बाइनरी होता है, मतलब एक ही सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग किस तरह से उसके डेल टी को कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सॉल्यूट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कन्फ्यूज़न ना हो, जब एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाने पे दिक्कत हो जाता है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भैया ये सीन है तो ऐसे ही काम होना है। तो अगर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेन्स 2 और मोर सॉल्यूट, ठीक है। क्या होगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं किस तरह सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं,
जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो इसको हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो पॉलिनरी सॉल्यूशन का जो डेल टी बी होगा, क्या करना है, दैट इज इक्वल टू डेल टी बी निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट 1 प्लस डेल टी बी निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट 2 प्लस उसी तरह से जितने भी सोल्यूट हैं सबका डेल टी बी, सबके रिस्पेक्ट में डेल टी बी निकाल लो और सबको जोड़ दो, सिंपली एडिटिव। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको, डेल टी बी क्या होगा, के बी इंटू एम वन प्लस के बी इंटू एम टू डॉट 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 प्लस के बी इंटू एम एन, अलग अलग सॉल्यूट का सबका मोलालिटी। अब सबके के बी को बाहर करो, के बी एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन। तो अगर किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट है तो सबके मोलालिटी को जोड़ करके के बी से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या दे देगा, डेल टी बी दे देगा सॉल्यूशन का, पॉलिनरी सॉल्यूशन का। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। ठीक है बच्चों, मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें इसमें क्या है, मान लो ये वाटर है सॉल्वेंट, यहाँ पे H2O सॉल्वेंट है और इसमें यूरिया घुला हुआ है, इसमें यूरिया है घुला हुआ प्लस यूरिया प्लस मैंने इसमें घुला दिया, मान लो क्या मिला दिया यार, कुछ मिला दो, ग्लूकोज मिला दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यूरिया का अमाउंट दिया हुआ है, ग्लूकोज का अमाउंट भी दिया हुआ है, H2O का अमाउंट दिया हुआ है। तो एक काम करना, सबसे पहले क्या कि यूरिया और ग्लूकोज की मोलालिटी निकाल लेनी है पहले। मान लो यूरिया की मोलालिटी आ गई 1m और ग्लूकोज की मोलालिटी आ गई बच्चों 2m, और आपसे पूछ दिया भाई इसका डेल टी बी निकाल लो भाई, तो कह देंगे देन डेल टी बी क्या हो जाएगा, तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू किसका, यूरिया का 1 प्लस के बी इंटू ग्लूकोज का 2, दिस इक्वल्स टू 3 के बी। और सिंपली हम कर सकते हैं दोनों का मोलारिटी जोड़ के 2 और 1 3 के बी डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है अपना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो इसमें सबसे बड़ी जो बातें थी, इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो तुमको मैंने बताया था, केबी का फार्मूला केबी इक्वल्स टू RT²/1000 LV, इसको थोड़ा संभल के लगाना है क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब LV का वैल्यू पर ग्राम में दिया हो, और अगर बाय द वे पर मोल में दे दिया गया हो तो बस फार्मूला को थोड़ा सा बदलना है और MRT²/1000 LV कर देना है बस। तो पर ग्राम रहा तो RT²/1000 LV, और पर मोल रहा तो MRT²/1000 LV। LV जगह पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल एच वेपराइजेशन भी हो सकता है। तो ध्यान से समझ करके, बस वहाँ पे ही एक ट्विस्ट था, अदरवाइज और कोई ट्विस्ट नहीं है इस पे। चीज़ों को याद रखें, समझ के रखें, कोई दिक्कत है तो पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।